वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, मोरबी हादसे से जुड़ी हुई मोरबी बार एसोसिएशन का बड़ा फैसला देखने को मिला है। नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस। तो ये बार एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया है कि एक भी आरोपी का केस नहीं लड़ा जाएगा। मोरबी हादसे जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। कल पीएम मोदी ने वहां पर समीक्षा बैठक भी की और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और ऐसे में अब यहाँ पर बड़ी जानकारी सामने आई है कि मोरबी बार एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया है कि एक भी आरोपी का केस नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इसमें बड़ी लापरवाही बरती गई, मानकों का ध्यान नहीं रखा गया। और जब पुल की मरम्मत की गई थी कुछ समय पहले, तो इसमें लापरवाही बरती गई, जल्दबाजी में फैसला लिया गया, जिसकी वजह से इतने लोगों को जान गंवानी पड़ी। और अब मोरबी बार एसोसिएशन ने यह बड़ा फैसला लिया है कि एक भी आरोपी का केस नहीं लड़ेंगे। ईरान ने आरोप लगाया कि उसके शिराज शहर में हुए आतंकी हमले के पीछे इजरायल का हाथ है। 26 अक्टूबर को वहां शिया मुसलमानों की एक मस्जिद पर हुए हमले में 15 लोगों की मौत हो गई थी। क्योंकि हमलावर जैसे ही मस्जिद के अंदर पहुंचे, उन्होंने तेजी से गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। अचानक हुए इस हमले के बाद वहां भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आए, लेकिन हमला करने वाले आतंकी अलग अलग हिस्सों में फैलकर गोलियां चलाते रहे। इस बीच कुछ लोग गोली का शिकार होकर वहां जमीन पर गिरे हुए भी नजर आए थे। इस भगदड़ में कुछ लोग अपनी जान बचाने में कामयाब भी हुए, जबकि आतंकी लगातार गोलियां बरसाते रहे। हालांकि थोड़ी देर बाद ही पुलिस ने 2 हमलावरों को दबोच लिया था। दावा किया गया कि एक हमलावर वहां से भागने में कामयाब रहा था। बाद में इस हमले की जिम्मेदारी ISIS ने ली थी। लेकिन अब ईरान खुलकर दावा कर रहा है कि शिराज शहर में आतंकी हमला इजरायल नहीं करवाया, क्योंकि वो उसकी बढ़ती ताकत से बौखला गया है। साथ ही रूस के साथ बढ़ती ईरान की नजदीकी भी इजरायल के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। और यूक्रेन जंग में तो शाहिद 136 ड्रोन की वजह से इन दोनों की दोस्ती खुलकर दुनिया के सामने आ गई। कहा जा रहा है कि जंग में बुरी तरह पिट रहे रूस के लिए ईरान का ड्रोन संजीवनी साबित हुआ। उसने यूक्रेन के कई शहरों पर हमला करके पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। माना जा रहा है कि इजरायल भी ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की मारक क्षमता देखकर बुरी तरह परेशान हो गया। यहाँ तक कि उसने अमेरिका को यह सबूत भी दिया कि ईरान रूस को जंग लड़ने के लिए ड्रोन दे रहा है, क्योंकि ईरान ने इस बात को कभी नहीं माना कि उसने रूस को ड्रोन दिए। इस बीच इजरायल ने यह दावा भी कर दिया कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच पहले से ही चल रहा तनाव बढ़ गया। और इजरायल ने सीरिया में ईरान की सेना के ठिकानों पर हमले करके इस तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। कुछ रोज पहले ही उसने वहां जोरदार हवाई हमले किए थे और ईरान की फौज के अड्डों को मिसाइलों से निशाना बनाया था। इजरायल ने सीरिया में 1-2 नहीं बल्कि कई दिनों तक हवाई हमले किए थे। उसकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को टारगेट किया था। दावा किया गया कि वहां मौजूद हथियारों का एक कारखाना भी इजरायल के हमले की जद में आया था। इजरायल की सीरिया में इस कार्रवाई के बीच ही ईरान के शिराज शहर में आतंकी हमला हो गया। ईरान ने आरोप लगाया कि ये हमला इजरायल ने ही करवाया है, ताकि उसकी आंतरिक सुरक्षा को चोट पहुंचाई जा सके। ईरान के मुताबिक इजरायल ने उस पर 2 तरफा वार किया और इसी से भड़के ईरान ने इजरायल को चेतावनी दे दी कि उसकी जमीन पर खून बहाने वाले को अंजाम भुगतना होगा। यही नहीं, ईरान ने यह दावा भी किया कि इजरायल ISIS के मुखौटे के पीछे छिप नहीं सकता। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में नौकरी की मांग पर जोरदार हंगामा हुआ। वहां भारी तादाद में पहुंचे छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब पुलिस वालों ने उनके साथ सख्ती बरती। शांतिपूर्ण तरीके से नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्र शिक्षा भवन को घेरना चाहते थे, पर जैसे ही वो मेट्रो स्टेशन से बाहर निकले, पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। लेकिन जब छात्र नहीं माने तो पुलिस वालों ने उन पर और सख्ती बरती। कई पुलिसकर्मी छात्रों को एक-एक कर जबरदस्ती बसों में बिठाकर दूर भेजते रहे। पुलिस के इस रवैये से नाराज छात्र उग्र हो गए और जमकर हंगामा किया। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शन कर रहे छात्र पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन से नई भर्ती की मांग कर रहे थे। और बस में सवार यात्रियों की घंटों तक सांसें अटकी रही। दरअसल MTSC की बस यात्रियों को लेकर जा रही थी और व्यासरपदी गंसेपुरम के सबवे में भरे पानी में फंस गई। वाटर लॉगिंग की वजह से बारिश का पानी निकल नहीं पाया और सबवे में पानी भर गया था। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने बस स्टाफ समेत यात्रियों का रेस्क्यू किया। पानी में फंसी बस को निकालने के लिए रिकवरी वैन को बुलाया गया और बस को खींचकर पानी से बाहर निकाला गया। रूस ने दावा किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति जेलेंस्की की बार-बार मदद मांगने की आदत से परेशान है और जेलेंस्की से, और उनकी नाराजगी जून के दौरान सामने भी आ गई थी, जिसके बाद जेलेंस्की को बाइडेन को मनाना पड़ा था, क्योंकि बाइडेन ने जेलेंस्की से नाराज होकर कहा था कि उन्होंने अमेरिका से मदद तो ली लेकिन कभी शुक्रिया अदा नहीं किया। क्योंकि यूक्रेन जंग में उनकी सेना अमेरिकी मदद की वजह से टिकी हुई है।
क्योंकि अमेरिका हथियार नहीं देता तो पुतिन को जेलेंस्की और उनकी आर्मी का काम तमाम करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। 24 फरवरी को जब जंग शुरू हुई थी तो बाइडेन ने साफ कर दिया था कि उनकी सेना जंग का हिस्सा नहीं बनेगी, क्योंकि यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं था कि अमेरिका ने यूक्रेन का साथ छोड़ दिया, क्योंकि अमेरिका ने अरबों डॉलर के हथियार जेलेंस्की को दिए थे, जिनकी मदद से यूक्रेन की सेना पुतिन की आर्मी से डटकर लड़ी। लेकिन रूस की सरकारी एजेंसी ने दावा किया कि जून में अमेरिका के राष्ट्रपति जेलेंस्की से नाराज हो गए थे, क्योंकि बाइडेन ने जेलेंस्की को यह बताने के लिए फोन किया था कि वो यूक्रेन को मदद भेज रहे हैं, लेकिन जेलेंस्की ने इसके लिए धन्यवाद नहीं कहा और बाइडेन से और हथियार मांगने लगे। रूस की सरकारी एजेंसी का दावा है कि इसी वजह से बाइडेन जेलेंस्की पर भड़के, क्योंकि उन्होंने फोन पर जेलेंस्की को बताया कि अमेरिका यूक्रेन को $1 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में 8,000 करोड़ रुपए की मदद दे रहा है, जिनमें वो खतरनाक हथियार भी शामिल थे जिनसे यूक्रेन की सेना रूस से लड़ती। रिपोर्ट में दावा किया गया कि जेलेंस्की ने एक बार भी बाइडेन को मदद के लिए थैंक यू नहीं कहा और बाइडेन से दूसरी चीजों की डिमांड करने लगे, जिसकी वजह से बाइडेन ने आपा खो दिया और वो जेलेंस्की पर चिल्ला उठे। मतलब रूस कह रहा है कि जेलेंस्की की मदद मांगने की आदत ने बाइडेन को परेशान कर दिया है और इसी वजह से बाइडेन जेलेंस्की पर भड़क गए थे, जिसके बाद जेलेंस्की को उनके आगे झुकना पड़ा, क्योंकि रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को सबसे ज्यादा अमेरिका की जरूरत है। क्योंकि अगर अमेरिका ने जंग में जेलेंस्की का साथ नहीं दिया तो यूक्रेन कहीं का नहीं रहेगा। जेलेंस्की ने अपनी इस मजबूरी को समझा और अमेरिका के सामने नाक रगड़ी। जून में जेलेंस्की का बाइडेन का शुक्रिया अदा करने वाला वीडियो वायरल हुआ था। कहा जा रहा है कि यह वीडियो जेलेंस्की ने बाइडेन को मनाने के लिए बनाया था। Бронетранспортери гвинтокрили. Щиро вдячний за цю підтримку. अमेरिका वो देश है जो पहले दिन से यूक्रेन को हथियार दे रहा है, लेकिन जेलेंस्की ने कई बार अमेरिका पर नाराजगी जताई और ये जताने की कोशिश की कि यूक्रेन को ये जंग नेटो की वजह से झेलनी पड़ रही है, क्योंकि अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा होता तो रूस उसका ऐसा हाल नहीं करता और यूक्रेन उन सारे खतरनाक हमलों से बच जाता जो 250 दिन से उसे झेलने पड़ रहे हैं। जेलेंस्की ने एक बार नहीं बल्कि कई मौकों पर यह जाहिर किया कि वो पश्चिमी देशों से नाराज हैं। उन्होंने कभी समय पर हथियार न मिलने का आरोप लगाया तो कभी कहा कि उन्हें नेटो में शामिल करने में आनाकानी की जा रही है। इसके बावजूद जंग के दौरान नेटो देश यूक्रेन को हथियार देते रहे, लेकिन उनका एहसान मानने के बजाय जेलेंस्की डिमांड बढ़ाने लगे, जिसकी वजह से जून में उन्हें बाइडेन की नाराजगी झेलनी पड़ी, जिसके बाद उन्होंने उनसे थैंक यू कहा। तब जाकर बाइडेन माने। हालांकि यह सारा दावा रूस का है, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन की मदद नहीं रोकी। अक्टूबर में जब यूक्रेन पर जंग का सबसे बुरा वक्त आया, तब भी अमेरिका ने आर्थिक पैकेज देने का फैसला किया था, क्योंकि यूक्रेन में इस समय जो हालात हैं वो वाकई डराने वाले हैं, क्योंकि कीव में दुश्मन की वापसी हो चुकी है और जेलेंस्की की राजधानी ही खतरे में है। उधर पंजाब के बरनाला में खेतों में जलाई जा रही पराली बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम को लोगों ने बंधक बना लिया और उनकी गाड़ी भी छीन ली, जिसे वो गांव भर में घुमाते रहे। फिर आखिर में गुरुद्वारे के अंदर ले जाकर उसे खड़ा कर दिया। इस बीच भारतीय किसान यूनियन ने पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। घटना के वीडियो में कुछ किसान खेतों में पराली जलाते नजर आए, जिसकी जानकारी मिलते ही कार्रवाई के लिए नायब तहसीलदार, कृषि विभाग समेत फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। इसका पता चलते ही मौके पर किसान संगठन पहुंच गया। पहले तो काफी देर तक उनके बीच बहस चलती रही, फिर उन्होंने उन सभी को बंधक बना लिया। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ किसान यूनियंस ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ किसान ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। उधर टीम को बंधक बनाने के बाद पुलिस किसानों को समझाती दिखी। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। हालांकि बताया गया कि किसान संगठन ने सभी सरकारी कर्मचारियों को शर्त पर छोड़ा कि वो पराली जलाने वाले किसान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया, जिसकी वजह से हवा बेहद खराब कैटेगरी में पहुंच गई। इस दौरान दिल्ली का AQI 551 दर्ज किया गया और प्रदूषण की वजह से हर तरफ धुंध की चादर छाई हुई नजर आई। दम दिल्ली की जनता का घुट रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक हवा की रफ्तार बेहद धीमी होने की वजह से आने वाले कुछ दिनों तक प्रदूषण का संकट बना रह सकता है। महाराष्ट्र के नासिक में एक पंपिंग स्टेशन में घुसे तेंदुए को पकड़ लिया गया, जिसकी जानकारी वन विभाग की टीम को दी गई और तेंदुए को उन्हें सौंप दिया गया। पंपिंग स्टेशन में घुसे तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया, जिसमें कुछ देर बाद वो कैद हो गया, जिसकी जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम उसे साथ ले गई। इधर असम के करीमगंज में एक आदमी बोरी में सिक्के भरकर मोटरसाइकिल खरीदने पहुंच गया। इन सिक्कों को वो आदमी काफी सालों से इकट्ठा कर रहा था। ये खबर लोगों के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है। बताया गया कि
छोटा सा कारोबार करने वाले सुरंजन रॉय काफी वक्त से इन सिक्कों को इकट्ठा कर रहे थे ताकि वो अपने सपनों की मोटरसाइकिल खरीद सकें। और जैसे ही सिक्कों की रकम 50,000 हुई, वो मोटरसाइकिल शोरूम पहुंच गए। बोरी में भरकर लाए गए इन सिक्कों को देखकर शोरूम कर्मचारी हैरान रह गए, जिसके बाद शोरूम के मालिक से इसकी चर्चा की गई और मोटरसाइकिल देने का फैसला किया गया। इसके बाद सुरंजन रॉय ने 50,000 के सिक्के डाउन पेमेंट के तौर पर दिए और बाकी रकम को फाइनेंस करवाया। बता दें कि भारतीय मुद्रा अधिनियम के तहत बैंक वित्तीय किसी भी वैध मुद्रा, सिक्के या करेंसी नोट को स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो यह कानून का उल्लंघन है और मुद्रा का अपमान माना जाएगा, जिसमें सजा या जुर्माने का प्रावधान है। तो रूस की फौज के काफिले का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने यूक्रेन की फौज की टेंशन बढ़ा दी। रूस बहुत बड़ी तादाद में सीमेंट से बने बंकरों को यूक्रेन में भेज रहा है। रूस की फौज की ये तैयारियां हैरान करने वाली हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि रूस की यह तैयारी किसी बड़े प्लान का हिस्सा है। रात के अंधेरे में यूक्रेन में दाखिल होते रूस के काफिले का यह वीडियो हैरान करने वाला है। बड़े बड़े ट्रकों पर सीमेंट से बने बंकरों को रखा गया था। एक दूसरे वीडियो में सड़क किनारे बंकर रखे हुए भी दिखाई दिए। दावा यह है कि खैरसॉन में पिछले करीब 15 दिन से भयंकर संघर्ष चल रहा है। न रूस पीछे हटने को तैयार है और न ही यूक्रेन अपना दावा छोड़ने पर राजी है। दावा तो यह है कि यूक्रेन की तरफ से हो रही बमबारी ने रूस की फौज की हालत खराब की हुई है। जेलेंस्की ने पिछले हफ्ते ही दावा किया था कि वो खैरसॉन को रूस से छीनने का जल्द ही ऐलान करने वाले हैं। जंग के इस मोड़ पर हजारों बंकर पहुंचाने की पहेली यूक्रेन को परेशान करने वाली है, क्योंकि माना जा रहा है कि खैरसॉन को रूस किसी भी कीमत पर अपनी मुट्ठी से फिसलने नहीं देना चाहता। इसलिए वो यूक्रेन पर पलटवार करने के लिए पूरी ताकत लगाने पर जोर दे रहा है। और माना जा रहा है कि हजारों बंकरों को पहुंचाना इस दिशा में आखिरी नहीं बल्कि पहला कदम है। सीमेंट से बने मजबूत बंकर किसी भी फौज के सैनिकों के लिए बेहद अहम साबित होते हैं। दुश्मन की बमबारी के वक्त इस तरह के बंकर सैनिकों के लिए किसी किले से कम नहीं होते। मतलब ये कि यूक्रेन की बमबारी की वजह से रूस के कैंप में हड़कंप मचा है। घबराए हुए रूस के सैनिक मोर्चा छोड़कर भाग रहे हैं। इसीलिए रूस अपने सैनिकों के लिए फिक्रमंद है, क्योंकि अगर सैनिकों ने मोर्चा छोड़कर भागना शुरू कर दिया तो खैरसॉन पुतिन की मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाएगा। इसीलिए पुतिन की योजना सैनिकों को सुरक्षा कवच देने की है। यही वजह है कि इतने बड़े पैमाने पर सीमेंट के बंकर खैरसॉन पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन ये अकेली थ्योरी नहीं है, बल्कि कहा जा रहा है कि रूस की फौज की योजना कुछ बड़ा करने की हो सकती है। दावा यह है कि खैरसॉन में यूक्रेन की फौज पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाने की योजना बनाई गई है। और इस बार मिसाइलों के ये हमले ऐसे होंगे जो यूक्रेन की फौज के छक्के छुड़ा दें। मतलब ये कि यूक्रेन की फौज खैरसॉन को छीनने का सपना ही भूलने पर मजबूर हो जाए। इस दौरान रूस के सैनिकों को महफूज रखने के लिए ये बंकर जरूरी हो सकते हैं। जबकि सोशल मीडिया पर तो यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि पुतिन की तैयारी केमिकल वेपन के इस्तेमाल की है। इसीलिए सीमेंट से बने बंकर रूस के सैनिकों तक पहुंचाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि खैरसॉन में रूस और यूक्रेन इस वक्त पूरा दम लगा चुके हैं। वहाँ दोनों सेनाओं के बीच संघर्ष जल्द ही किसी नतीजे तक पहुंच सकता है। उधर T20 वर्ल्ड कप के भारत के बेहद अहम मुकाबले पर बारिश का साया मंडरा रहा है। आज दोपहर 1:30 बजे से एडिलेड में बांग्लादेश के साथ मैच होना है, लेकिन मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बारिश मैच में खलल डाल सकती है, क्योंकि एडिलेड में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मंगलवार को भी पूरे दिन बारिश होती रही, जिसके चलते टीम इंडिया ने इंडोर स्टेडियम में प्रैक्टिस की। आज भी मैच के समय बारिश होने की संभावना बनी हुई है। पिछले मैच में दक्षिण अफ्रीका से मिली हार के बाद टीम इंडिया ने जबरदस्त तैयारी की है और वो इस बार कोई चूक करने के मूड में नहीं है। और टीम मैनेजमेंट भी साफ कर चुका है कि उसका फोकस अब बचे हुए चारों मैच जीतकर विश्व विजेता बनने का है। But yeah, we're very confident, but we know we have to play very, very well from here on in if we want to win. It's really a question of winning the next 4 games. Really, it's literally you have to win the next 4 games to be able to win this tournament. जिस तरह से भारतीय खिलाड़ियों ने अभी तक फॉर्म दिखाई है, उससे तो साफ है कि भारत अगर फील्डिंग में कुछ सुधार कर ले तो वर्ल्ड कप पर भारत का कब्जा हो सकता है। बस उसके लिए थोड़ा मौसम का साथ मिलना भी जरूरी है। तेलंगाना में बीजेपी और टीआरएस के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हुई, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। गुरुवार को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार खत्म होने में कुछ ही घंटे बाकी थे जब दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, जिसके बाद सड़क पर जंग का मैदान बन गया। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एक दूसरे पर पत्थर फेंकते दिखे। कुछ मौकों पर तो लाठियां तक चलती दिखी। झंडों में लगने वाले डंडों को लोगों ने हथियार बना लिया और मारपीट शुरू कर दी। सबसे ज्यादा गुस्सा तो बीजेपी के रथ पर निकाला गया। बीजेपी एक बड़े ट्रक को सजाकर प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रही है, लेकिन टीआरएस ने इसी गाड़ी पर खूब पत्थर बरसाए। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के सिर पर खून सवार दिखने लगा। पुलिस वालों ने कई बार बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ताओं की भीड़ के सामने पुलिस वाले काफी कम थे। पुलिस वालों को भी हालात संभालने के लिए लाठियां चलानी पड़ी। दोनों तरफ से हुई हिंसा में कई कार्यकर्ताओं और नेताओं के जख्मी होने की खबर है। चुनाव आयोग ने घटना की जांच कराने की बात कही है। तेलंगाना की इसी सीट से कांग्रेस विधायक राजगोपाल रेड्डी बीजेपी में शामिल हो गए थे।
उनके इस्तीफे के कारण ही उपचुनाव हो रहा है। राजगोपाल रेड्डी ही बीजेपी की टिकट से चुनाव मैदान में है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि प्रधानमंत्री रहने के आखिरी दिनों में लिज ट्रस ने पुतिन के परमाणु हमले से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी थी। उन्होंने ब्रिटेन के पीएम पद से 20 अक्टूबर को इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उनका एक ऑडियो लीक होने का दावा किया गया और उसका हवाला देते हुए कहा गया, लिज ट्रस परमाणु हमले की चिंता से बुरी तरह परेशान थी। वो पुतिन की धमकी को हल्के में नहीं ले रही थी। उन्हें इस बात का डर सताने लगा था कि रूस कभी भी ब्रिटेन पर परमाणु हमला कर सकता है और इसके लिए वो काला सागर से परमाणु बम वाली मिसाइलें दाग सकता है, जो पलक झपकते ही ब्रिटेन में तबाही मचा देती। और दावा किया गया कि लिज ट्रस पीएम पद पर रहने के आखिरी दिनों में इसी बात से परेशान थी, क्योंकि जंग में यूक्रेन की मदद की वजह से ब्रिटेन शुरू से ही पुतिन के निशाने पर रहा। उसे ये बात फूटी आंख नहीं भा रही थी कि ब्रिटेन से भेजे गए हथियार रूसी सेना की राह रोक रहे हैं और इसी वजह से ब्रिटेन पर भड़के पुतिन और उनके करीबियों ने उसे कई बार परमाणु हमले से तबाह कर देने की धमकियां दी। पुतिन ने ब्रिटेन को अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों का डर दिखाया और पुतिन ऐसा जताने लगे कि वो ब्रिटेन पर परमाणु हमला करके ही रहेंगे, जिससे निपटने के लिए लिज ट्रस ने भी कमर कस ली थी। पश्चिमी मीडिया के दावे के मुताबिक लिज ट्रस ने इस बात की तैयारी शुरू कर दी थी कि परमाणु हमला होने पर अपने लोगों को कैसे बचाया जाए और उनका ऑडियो लीक होने के बाद यह दावा किया गया कि उन्होंने ब्रिटेन में प्रोटेक्ट एंड सर्वाइव प्लान शुरू करने की तैयारी कर ली थी। इस प्लान के तहत लोगों को यह बताया जाता है कि परमाणु हमला होने पर कैसे सुरक्षित रहा जाए। दावा किया गया कि इससे पहले कि वो इस प्लान को शुरू कर पाती, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जबकि ब्रिटेन पर परमाणु हमले का खतरा अब भी बना हुआ है। एक रोज पहले ही वहां की सेना के एक पूर्व अधिकारी ने दावा किया कि रूस ब्रिटेन को कभी भी निशाना बना सकता है। रूसी मिसाइल के बढ़ते खतरे को देखते हुए वहां हवाई सुरक्षा बढ़ाने की सलाह दी गई, क्योंकि दावा किया गया कि पुतिन की लंबी दूरी की मिसाइल ब्रिटेन पर हमला कर सकती है, जिसके बाद ब्रिटेन ने भी रूस को चेतावनी दे दी कि उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। यानी अगर ब्रिटेन पर रूसी मिसाइल बरसी तो रूस भी खतरे में पड़ जाएगा। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने पुतिन को धमकी दे दी कि अगर ब्रिटेन निशाना बना तो यूक्रेन की जंग नया मोड़ ले लेगी, क्योंकि तब जंग सीधी रूस और ब्रिटेन के बीच छिड़ जाएगी और फिर ऐसी तबाही होगी जिसमें कई देश बर्बाद हो जाएंगे। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने दावा किया कि अगर ऐसा हुआ तो पुतिन को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, जो यूक्रेन युद्ध को जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन ने अपने एक जासूस से उस वक्त लिज ट्रस का फोन हैक करवाया था जब वो पीएम बनने से पहले बोरिस जॉनसन की सरकार में विदेश मंत्री थी, ताकि रूस जंग में यूक्रेन को मिलने वाली हथियारों और दूसरी मदद का पता लगा सके, क्योंकि जंग शुरू होते ही ब्रिटेन और अमेरिका समेत कई देश घातक और आधुनिक हथियार यूक्रेन भेज रहे थे। और दावा किया गया कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री रहते लिज ट्रस इसी की रणनीति दूसरे देशों के साथ मिलकर तैयार कर रही थी। रूस के खिलाफ यूक्रेन की जरूरतें कैसे पूरी की जाएं, इस पर चर्चा होती थी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन ने इसी बात का पता लगाने के लिए उनका फोन हैक करवाया था। हालांकि ब्रिटेन ने लिज ट्रस का फोन हैक होने के दावे पर कभी कोई बयान नहीं दिया। पुलवामा में हुए हमले पर जश्न मनाने के दोषी को बेंगलुरु की कोर्ट ने सजा सुना दी। 2019 में हुए इस आतंकी अटैक में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे, जिसे सेलिब्रेट करने के जुर्म में इंजीनियरिंग छात्र को 5 साल की सजा हुई। दोषी छात्र ने पुलवामा हमले के बाद आतंकवाद का समर्थन करते हुए फेसबुक पर अपमानजनक पोस्ट लिखी थी। दिल्ली के हरिनगर इलाके में हुई 3 लोगों की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। परिवार में 2 साल की मासूम बच्ची थी, उसको हमलावरों ने कुछ नहीं किया। बताया गया कि आरोपी मोटरसाइकिल से आए थे, जो घर में घुस गए और पति पत्नी समेत नौकरानी की गला रेत कर हत्या कर दी। अभिनेत्री रंभा कार हादसे में घायल हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो अपनी बेटी के साथ कार से जा रही थी, तभी उनकी कार की दूसरी कार से टक्कर हो गई। इस हादसे में उन्हें मामूली चोटें आईं, जबकि उनकी बेटी बुरी तरह घायल हो गई, जिसे फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना की जानकारी अभिनेत्री रंभा ने ट्वीट कर दी। उधर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जहां मामूली बात पर 2 पक्ष भिड़ गए। मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है, जहां दोनों पक्षों के बीच में जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। मामला बुलंदशहर के थाना नरसेना इलाके के फरीदबांदर गांव का है, जहां एक पक्ष के दबंग महिलाओं की पिटाई करते दिख रहे हैं। दबंग महिलाओं की पिटाई करते नजर आए तो वहीं कुछ लोग तमाशबीन बने दिखाई दिए। वहां कुछ लोगों ने अपने मोबाइल से इसका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल साइट्स पर वायरल हो रहा है। मारपीट में महिलाओं समेत दर्जनों लोग घायल हो गए। वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है।
खबर है कि ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने अपने मुल्क में बने ईरानी ड्रोन पुतिन को देने की रिपोर्ट खारिज कर दी। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि रूस तक ईरान के घातक ड्रोन पहुंचाने में इन दोनों देशों की भी बड़ी भूमिका है, क्योंकि अक्टूबर की शुरुआत में क्राइमिया के कर्ज ब्रिज पर हमले से भड़के पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों को ईरान के शाहिद 136 ड्रोन से किए हमलों में दहला दिया था। यूक्रेन में इन ड्रोन से मची तबाही के बाद सवाल उठने लगे थे कि आखिर ये ड्रोन रूस तक कैसे पहुंचे और इन्हें कहां बनाया जा रहा है। ईरान के सारे सहयोगी देशों के नाम पर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन इस बीच पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान ने इन ड्रोन को तैयार करने के लिए ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में फैक्ट्री खोली है, जिनमें ईरान के हथियारों के पुर्जे लाए जा रहे हैं। फिर उन्हें असेंबल करने यानी कि जोड़ने का काम उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान में हो रहा है। उसके बाद यही ड्रोन रूस की फौज के पास पहुंचाए जा रहे हैं। इसीलिए इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद इन दोनों देशों में हड़कंप मच गया और उन्होंने अपने देश में बने ड्रोन रूस को सप्लाई किए जाने की रिपोर्ट को बेबुनियाद बता दिया, क्योंकि रूस को ईरान के घातक ड्रोन मिलने से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का पारा पहले ही चढ़ा हुआ है। ऐसे में खबर है कि ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान अमेरिका और यूरोप की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते और इन दोनों देशों की सीधे तौर पर इस जंग में अब तक कोई भूमिका भी सामने नहीं आई है, बल्कि वहां की सरकारें तो हमेशा खुद को जंग से अलग रखती रही हैं और ये भी कहती रही हैं कि वो जंग के पक्ष में नहीं है। लेकिन पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट में तो ये तक दावा किया गया था कि इन दोनों देशों में ईरान के केवल ड्रोन ही नहीं बनाए जा रहे, बल्कि कुछ घातक मिसाइलें भी बनाई जा रही हैं और ईरान की मदद का मतलब पुतिन की मदद है और इसका सीधा मतलब ये कि यूक्रेन में चल रही जंग में रूस का साथ देना। इसीलिए माना जा रहा है कि रिपोर्ट पर खुद को घिरता देख दोनों देशों ने इसे खारिज करने में ही अपनी भलाई समझी। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत के लिए अग्नि परीक्षा का दिन है। दोपहर 1:30 बजे से बांग्लादेश से अहम महामुकाबला है। सेमीफाइनल में जाने के लिए भारत की जीत बेहद जरूरी है। मैच पर बारिश का साया बना हुआ है, तो एडिलेड में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से है। दोपहर 1:30 बजे भारतीय समय के मुताबिक ये मैच होगा, जिसमें देखना यह है कि भारतीय टीम कैसी परफॉर्मेंस देती है, क्योंकि ये मैच जीतना बेहद जरूरी है, तभी सेमीफाइनल में एंट्री मिल पाएगी। अभी तक T20 वर्ल्ड कप में 3 मैच हुए हैं, जिसमें भारत ने 2 मैच में जीत हासिल की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ओएसडी राहुल गुटे को नक्सलियों से जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक उनको चिट्ठी भेजकर धमकी दी गई, जिसमें शिंदे के ओएसडी से गढ़चिरौली में हुई कार्रवाई का बदला लेने और उन्हें मारने की धमकी दी गई। ये चिट्ठी मिलने के बाद महाराष्ट्र पुलिस छानबीन में जुट गई। उत्तर प्रदेश के बदायूं में ट्रिपल मर्डर केस में पीड़ित परिवार ने बीजेपी नेता पर एफआईआर दर्ज करवाई। आरोप है कि बीते सोमवार को समाजवादी पार्टी के नेता राकेश गुप्ता और उनके परिवार पर कुछ लोगों ने फायरिंग की, जिनमें 3 लोगों की मौत हो गई। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे, जिसके बाद मृतक के परिवार वालों ने बीजेपी नेता पर राजनीतिक रंजिश में हत्या का आरोप लगाया। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। उधर महाराष्ट्र के पुणे में यात्री बस में लगी भीषण आग। बस में आग उस वक्त लगी जब बस में 42 यात्री सवार थे। गनीमत ये रही कि वक्त रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र के पुणे से, जहां पर यात्री बस में अचानक से आग लग जाती है और 42 यात्री बस में सवार थे जब आग लगी। राहत की बात यह रही कि समय रहते सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकले। हालांकि इस आग की वजह से बस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। पीएम नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में गरीबों को घर की सौगात देंगे। पीएम मोदी दिल्ली के कालकाजी इलाके में तैयार 3024 फ्लैट का उद्घाटन करेंगे और कुछ लाभार्थियों को फ्लैट की चाबी सौंपेंगे। डीडीए ने कालकाजी एक्सटेंशन, जिरोलवाला बाग और कठपुतली कॉलोनी में ऐसी 3 परियोजनाएं शुरू की है। कालकाजी एक्सटेंशन परियोजना के तहत 3 स्लम बस्ती का पुनर्वास किया जा रहा है। पहले चरण में 3024 फ्लैट 345 करोड़ की लागत से बनकर तैयार भी हो चुके हैं। तो राजधानी दिल्ली में गरीबों को आज उनका अपना आशियाना मिलने जा रहा है। पीएम मोदी गरीबों को घर की सौगात देंगे, लाभार्थियों को उनके फ्लैट की चाबी सौंपेंगे। कार्यक्रम शाम 4:30 बजे विज्ञान भवन में आयोजित होगा। दरअसल केंद्र के सहयोग से डीडीए ने दिल्ली में 3 प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिसके पहले चरण में 3024 फ्लैट बनकर तैयार भी हो चुके हैं। 345 करोड़ की लागत से ईडब्ल्यूएस के ये फ्लैट्स बनकर तैयार हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में परमाणु हथियारों से लैस अमेरिकी बॉमर B-52 को तैनात किए जाने की खबरों से चीन आग बबूला हो गया। उसके सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ऑस्ट्रेलिया पर परमाणु हमले की धमकी दे दी। मतलब चीन ने यह मान लिया कि अमेरिका का यह महाविनाशक ताइवान पर कब्जे के उसके प्लान पर पानी फेर सकता है।
जिसे डराने के लिए उसने पिछले कुछ महीनों में अपने कई घातक हथियारों का इस्तेमाल किया। उसने जब चाहा तब ताइवान के करीब मिसाइलें बरसा दी, अपने जंगी जहाजों और लड़ाकू विमानों को उड़ाकर ताइवान को आंख दिखाने की कोशिश की। इसीलिए चीन ने इसकी तैनाती को रोकने के लिए पैंतरेबाजी शुरू कर दी। उसे पता है कि अमेरिका के सामने तो उसकी दाल गलेगी नहीं। ऐसे में वो ऑस्ट्रेलिया को डोंगफेंग सीरीज की शक्तिशाली परमाणु मिसाइलों से डराने में जुटा हुआ है। और चीन के सरकारी अखबार ने तो ऑस्ट्रेलिया में B-52 बॉम्बर तैनात होने पर उस पर डोंगफेंग 41 मिसाइल की मदद से परमाणु हमले तक की धमकी दे दी और दावा किया कि चीन की डोंगफेंग 41 परमाणु मिसाइल B-52 बॉम्बर से तेज उड़ सकती है। साथ ही ये मिसाइल 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक अपने दुश्मन के चिथड़े उड़ा सकती है। मतलब ये कि चीन ने ऑस्ट्रेलिया के सामने ये दिखाने की कोशिश की कि अमेरिका के बॉम्बर की तैनाती उसके लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। उधर जम्मू कश्मीर के पुलवामा और अनंतनाग में सुरक्षा बल की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें उन्होंने 4 आतंकवादियों का खात्मा किया है, जिसमें एक पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, 4 आतंकी मारे गए हैं। आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक भी मिला है। एक बड़ी साजिश को यहां पर नाकाम किया गया है और जो ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है जम्मू कश्मीर में, उसके तहत कई आतंकी मारे जा रहे हैं। मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने एक पाकिस्तानी आतंकी को भी मार गिराया। पुलवामा में हुई मुठभेड़ में 3 जबकि एक आतंकी का सफाया अनंतनाग में किया गया। मारे गए 3 आतंकवादियों में लश्कर के कमांडर मुख्तार बट का भी नाम शामिल है। बताया गया कि वो अपने साथियों के साथ पुलवामा में सेना के कैंप पर फिदायीन हमले की फिराक में था, जिसका मंसूबा पूरा होने से पहले ही सुरक्षा बल ने उसे मार गिराया। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में 3 हाइब्रिड आतंकवादियों को भी गिरफ्तार किया, जिनके पास से 10 किलो आईडी और 2 हैंड ग्रेनेड मिले। वहीं सांबा में खेतों से विमान के आकार का पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से हड़कंप मच गया, जिसे पुलिस कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। जम्मू कश्मीर के 2 जिलों में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिलते ही सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया। इस बीच सुरक्षा बल को देखकर आतंकी घबरा गए, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसका सेना के जवानों ने भी माकूल जवाब दिया और इन 2 मुठभेड़ों में सुरक्षा बल ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया। ये दोनों मुठभेड़ जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और पुलवामा में हुई, जिसमें लश्कर तैयबा का कमांडर मुख्तार बट भी मारा गया, जिनका मकसद सेना के कैंप पर फिदायीन हमला करने का था। वहीं श्रीनगर से पुलिस ने 3 हाइब्रिड आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने एक बाल्टी में 10 किलो आईडी और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए। बड़ी खबर आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया ने मिसाइल टेस्ट किया है, समुद्र की तरफ मिसाइल दागी है। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल परीक्षण के जवाब में अब साउथ कोरिया ने भी मिसाइलें लॉन्च की है। हवा से जमीन में मारने वाली मिसाइलों का परीक्षण किया गया है। समुद्री सीमा के उत्तर में मिसाइलें दागी गई हैं। तो यहाँ पर पलटवार देखने को मिला है। उत्तर कोरिया ने जो परीक्षण किया उसके जवाब में ये दक्षिण कोरिया ने जवाब दिया है। दरअसल उत्तर कोरिया का कहना है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया जो साझा सैन्य अभ्यास कर रहा है उसको बंद करे। और इससे पहले हमने देखा था कि जो उत्तर कोरिया की तरफ से कदम उठाया गया, मिसाइल का परीक्षण किया गया, उस पर दक्षिण कोरिया ने कहा था कि ये उकसावे की कार्रवाई है। अब बड़ी खबर ये है कि यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के मिसाइल परीक्षण के जवाब में साउथ कोरिया ने मिसाइलें लॉन्च की है। हवा से जमीन में मारने वाली मिसाइलों का परीक्षण किया है और एक तरह से दक्षिण कोरिया ने किम जोंग उन को ये मैसेज भी दिया है कि चाहे वो परमाणु हमले की धमकी दे, उकसावे की कार्रवाई करे, अब वो नहीं सहेंगे। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल बिजली के तार को जोड़ने के लिए खंबे पर चढ़ गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो खंबे पर चढ़कर बिजली के तार जोड़ते दिखाई दिए। आरोप है कि बिजली कंपनी ने बिल बकाया होने के बाद सप्लाई बंद कर दी थी, लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी विधायक बाबूलाल जंडेल को मिली, उन्होंने खंबे पर चढ़कर तार को जोड़ दिया। जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा अक्टूबर में 1.5 लाख करोड़ के पार रहा। इसे अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है, जिसकी जानकारी वित्त मंत्रालय ने दी और बताया कि अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन 1,52,000 करोड़ रहा। जीएसटी लागू होने के बाद ऐसा दूसरी बार है जब इतनी वसूली हुई। इससे पहले इसी साल अप्रैल में यह आंकड़ा 1,68,000 करोड़ रुपए रहा था।
ट्विटर का टेक ओवर करने के बाद एलॉन मस्क लगातार झटके दे रहे हैं। बुरी खबर ब्लू टिक वालों के लिए है, जिन्हें अब $8 यानी करीब 650 रुपए हर महीने देने होंगे। एलॉन मस्क ने खुद इसका ऐलान किया। इससे पहले $20 का प्रस्ताव रखा गया था। मस्क ने कहा कि अलग अलग देशों की खरीद की शक्ति के मुताबिक वहां के लोगों के लिए ये रकम तय की जाएगी। तो एलॉन मस्क जब से उन्होंने ट्विटर को टेक ओवर किया है, वो एक के बाद एक झटके दे रहे हैं और इसमें जो ब्लू टिक वाले हैं उनको $8 यानी कि भारतीय रुपयों में 650 रुपए प्रति महीने का भुगतान करना होगा, तभी उनका ब्लू टिक बरकरार रह पाएगा। रूस और ईरान की बढ़ती नजदीकी से परेशान ज़ेलेंस्की ने उम्मीद जताई कि इजरायल उनकी मदद करेगा, जिसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान और इजरायल की सालों पुरानी दुश्मनी, जो समय के साथ बढ़ती जा रही है और यूक्रेन उसी दुश्मनी का फायदा उठाने के चक्कर में है। क्योंकि रूस ने ईरान से आए आत्मघाती ड्रोन से यूक्रेन में ऐसा हमला किया कि ज़ेलेंस्की देखते रह गए। ईरान ने शाहिद 136 की अच्छी खासी मात्रा रूस को दी है, जिनका यूक्रेन में धुआंधार इस्तेमाल हो रहा है। ये ड्रोन आत्मघाती हैं, इसलिए टारगेट के साथ साथ खुद भी उड़ जाते हैं, यानी एक हमले में एक ड्रोन खत्म हो जाता है। और रूस जिस तरह से यूक्रेन में शाहिद 136 का इस्तेमाल कर रहा है, उससे साफ है कि ईरान और रूस के बीच ड्रोन की बड़ी डील हुई है, जो रूस और ईरान की बढ़ती करीबी का सबूत है। और यूक्रेन चाहता है कि इजरायल वैसे ही उसका साथ दे जैसे ईरान रूस का साथ दे रहा है। मतलब यह कि यूक्रेन इजरायल से खतरनाक हथियार मांग रहा है, क्योंकि इस समय उसे किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है हथियार। और इजरायल की तकनीक और बेहतरीन हथियारों का लोहा तो दुनिया मानती है। ज़ेलेंस्की इसके लिए लगातार इजरायल पर दबाव बना रहे हैं और 24 फरवरी के बाद से लगातार इजरायल से कह रहे हैं कि वो उन्हें हथियार दे दे। ये दबाव तब और बढ़ गया जब इजरायल का जानी दुश्मन ईरान खुलकर रूस के साथ खड़ा हो गया। लेकिन इजरायल है कि मानता नहीं। जानकार बताते हैं कि इजरायल यूक्रेन की मदद करके रूस से अपने रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहता, क्योंकि वो ऐसी जगह पर है जहां रहते हुए वो रूस से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता, क्योंकि इजरायल की उत्तरी सीमा सीरिया से लगती है और रूस सीरिया में हथियारों का फ्लो कंट्रोल करता है। और अगर इजरायल यूक्रेन में बहुत ज्यादा सक्रिय होता है तो रूस उसकी सीरिया से लगी उत्तरी सीमा पर हालत बिगाड़ सकता है, क्योंकि सीरिया की एयर स्पेस को रूस की आर्मी कंट्रोल करती है। और अगर इजरायल रूस से भिड़ा तो मुमकिन है कि रूस उस पर हवाई हमला करवा दे। लेकिन यूक्रेन चाहता है कि इजरायल उसका साथ दे, जिसके लिए ज़ेलेंस्की यहूदी कार्ड खेल रहे हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की खुद यहूदी हैं और इजरायल यहूदी देश है। और कहा जा रहा है कि मदद मांगने के लिए दी गई उनकी कई दलीलों में एक दलील यह भी है। वैसे ऐसा नहीं है कि ईरान से रूस की नजदीकी इजरायल को परेशान नहीं कर रही, क्योंकि जैसे ही उसे पता चला कि यूक्रेन जंग में रूस ईरान के ड्रोन से लड़ रहा है, उसका मूड खराब हो गया। खबर है कि इस बारे में इजरायल ने पुतिन से बात भी की, लेकिन ये नाराजगी इतनी नहीं थी कि वो यूक्रेन को हथियार दे दे। जबकि ज़ेलेंस्की एक बार नहीं बल्कि कई बार इजरायल से एयर डिफेंस सिस्टम मांग चुके हैं, लेकिन इजरायल ने उसे वो नहीं दिया। लेकिन बदले हालात में यूक्रेन को थोड़ी सी उम्मीद है कि इजरायल उसका साथ दे दे, क्योंकि अब पिक्चर में रूस के साथ ईरान भी खड़ा है। और इसी वजह से ज़ेलेंस्की ने बयान दिया कि अब हम रूस और ईरान से लड़ रहे हैं और इसीलिए मुझे उम्मीद है कि इजरायल हमारी मदद करेगा। मतलब अपना मतलब निकालने के लिए यूक्रेन इजरायल और ईरान की दुश्मनी का इस्तेमाल करना चाहता है और ये तक कह रहा है कि उसे इजरायल से मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम मिलने की उम्मीद है। वो अलग बात है कि इजरायल ने हरी झंडी नहीं दिखाई है, क्योंकि इजरायल को रूस से लड़ने के लिए मनाना कोई बच्चों का